Hello everyone, this is Dr. Monisha. Welcome back to my channel Self Learning. UGC नेट दिसंबर को ध्यान में रखते हुए जिनका पेपर 2 है एजुकेशन, उनकी क्लासेस हमने स्टार्ट करी हैं और पिछले काफ़ी दिनों से कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, मानती हूँ मैं, लेकिन अब कोशिश करूँगी रेगुलर रहें क्लासेस, बिल्कुल कोई गैप ना हो आपका। तो रोज़ रात को 9 बजे आपकी क्लास होगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ में जो ऑनलाइन क्लास होगी आपकी, उसके साथ साथ में कुछ वीडियोज़ भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से टॉपिक जो होते हैं उनके वीडियोज़ भी मैं करूँगी और वो भी मैं आपको शेयर करते जाऊँगी, तो आपको उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी दर्शन के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा आप फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट कीजिए। तो दर्शन के बारे में हमने बात करी थी, उसका लिंक मैं दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दर्शन के बारे में हमने बात करी थी, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, इनके बारे में पढ़ा था, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, भारतीय दर्शन में हमें सांख्य और वेदांत के बारे में पढ़ना है। बाकी मैंने बहुत सारे आपको जो दर्शन बताए थे, कौन से 2 दर्शन बहुत सिमिलर होते हैं जिनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इसको देखने के पहले, और अगर अभी आप देख रहे हैं तो उसको भी देख लेना, तो दोनों कोरिलेट हो जाएंगे, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला जो हमारा दर्शन है, जिसको कहा जाता है सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन इसे कहा जाता है, सबसे पुराना है। ठीक है, और इसके बारे में आपको ये समझना है कि दर्शन सांख्य दर्शन जो है और योग दर्शन जो है वो आपस में इतने सिमिलर हैं कि दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। ये आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, किस तरीके से सिमिलर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ में इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप इस पूरी क्लास को बहुत ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सांख्य को देख लेते हैं। तो आचार्य हैं इनके, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, वो है कपिल मुनि, और जो इसकी प्रकृति है वो है द्वैतवादी प्रकृति। देखिए, द्वैत का मतलब क्या होता है, 2 से। जब 2 तत्वों की बात की जाए तो उसको कहा जाएगा द्वैत, जब डुअल की बात की जाए। ठीक है, जब केवल एक तत्व की बात की जाए तो कहा जाता है अद्वैत, मतलब दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, केवल एक की बात की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से 2 तत्वों की प्रधानता की बात की जाती है। ठीक है, कौन कौन से वो तत्व हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर 25 तत्वों की बात कही गई है। मुख्य रूप से प्रधान दिए गए हैं 2 तत्व, उनके अंदर और भी सारे कई तत्व हैं जिनकी संख्या कितनी है, 25 है। चूंकि इसमें संख्या ली जाती है, इस कारण से इसे संख्या होने की वजह से ही इसे सांख्य कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसे निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। भारतीय दार्शनिक परंपरा में 2 प्रकार के प्रमुख दर्शन माने जाते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन में ये सांख्य होता है, फिर आप कहते हैं निरीश्वरवादी। तो यहाँ आस्तिकता और नास्तिकता से मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर को मानते हैं या नहीं, वो वेदों को मानते हैं या नहीं, ये है ना। अगर वो वेदों की प्रामाणिकता को सत्य मानते हैं, इसका मतलब है वो आस्तिक हैं। वेदों की प्रामाणिकता को असत्य मानते हैं तो वो नास्तिक है। तो यहाँ पर ईश्वर शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, कहीं पर भी पूरे सांख्य दर्शन में ईश्वर शब्द को उपयोग नहीं किया गया है, इस कारण से इसे निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। लेकिन ये आस्तिक दर्शन है, क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को सत्य मानता है। इसके बाद में क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पर किस चीज की बात होती है, लिंग, शरीर, अनेकात्म, पुरुष, महत्व की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर लिंग की बात की जाती है, शरीर की बात की जाती है, अनेकात्म मतलब अनेकता में एक ही चीज को आपको कल्पना करनी है, अनेकात्म की बात की जाती है। पुरुष शब्द का बहुत उपयोग होता है। क्या है ये पुरुष शब्द, मैं आपको भी बताती हूँ। उपादान कारक दर्शन भी इसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल रहे हैं। द्वैतवादी दर्शन है, सांख्य का अगर पूछा जाता है तो द्वैतवादी दर्शन है। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 25 है। निरीश्वरवादी दर्शन किसे कहा जाता है, सांख्य दर्शन को। लिंग, शरीर, अनेकात्म, पुरुष की बात किसमें की जाती है, सांख्य दर्शन में। उपादान कारक दर्शन किसे कहा जाता है, सांख्य दर्शन को कहा जाता है उपादान कारक। उपादान कारक का मतलब क्या होता है, कारण कार्य का सिद्धांत। जैसे आप जानते हैं ना, कोई भी हमारे इस पूरे जीवन में कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे
कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है। तो इसे कारण कार्य सिद्धांत को ही उपादान कारक सिद्धांत कहा जाता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं एक बीज है, ठीक है, बीज से बना पौधा, तो बीज क्या हो गया? कारण, पौधा क्या हो गया? कार्य, ठीक है। तो बीज कारण बना किसका? पौधे के बनने का। लेकिन पौधे से भी कई सारे बीज निकलते हैं और इस कारण से फिर से बीज बनता है और बीज से फिर पौधा बन जाता है। तो ये कारण कार्य का जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो प्रकृति और विकृति का भी ये सिद्धांत माना जाता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, प्रकृति और विकृति का सिद्धांत है तो वो भी माना जाता है। कैसे? कि एक बीज का स्वरूप अलग होता है, ठीक है, तो वो उसकी प्रकृति है, और अब इसमें कार्य बन गया, तो अब ये बन गया पौधा। अब पौधा बन गया तो इसमें क्या हो गई? इसकी जो इसका आकार था उसमें विकृति उत्पन्न हो गई। अब पहले ये इस तरह से दिख रहा था, अब ये ऐसा दिख रहा है, मतलब विकृति उत्पन्न हो गई। तो प्रकृति और विकृति का भी ये सिद्धांत माना जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इससे बहुत सारे आप क्वेश्चंस समझ सकते हैं, बना सकते हैं। नोट्स जरूर बनाते जाइएगा क्योंकि नोट्स पढ़ने में इजी होते हैं। कितने भी नोट्स आपको मिल जाए, कितनी भी बुक्स आप खरीद लें, लेकिन अपने हाथ के बने हुए नोट्स आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सांख्य दर्शन में संख्या की बात की जाती है, मतलब टोटल जो दर्शन को डिवाइड किया गया है ना, वो संख्या के रूप में किया गया है, इस वजह से सांख्य इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और बात कही गई है कि इसे निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। मतलब इस पूरे दर्शन में कहीं पर भी आप ईश्वर शब्द को नहीं पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर जो द्वैतवादी दर्शन की बात की जाती है कि दो तत्व हैं, तो पहला तत्व कौन सा है? पुरुष, और दूसरा तत्व जो है वो क्या है? प्रकृति, ठीक है। तो पुरुष जो है वो क्या है? इसको कहा पुरुष जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा तत्व है जिसे सर्वशक्तिमान माना गया है। मतलब जो भी पूरे संसार में कार्य होते हैं वो इसी की प्रेरणा से होते हैं, इसी की शक्ति से होते हैं। इसको पुरुष को सर्वशक्तिमान माना गया है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो गया वो क्या हो गया? पुरुष। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कारण, है ना। और फिर दूसरा जो होता है वो होती है प्रकृति, ठीक है। अब कारण का जो कार्य है वो क्या है? प्रकृति है। तो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या हो गया? प्रकृति। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो द्वैतवादी दर्शन है तो पहला जो मुख्य रूप से तत्व है वो है पुरुष, और दूसरा जो है वो है क्या है? प्रकृति, ठीक है। इसके बाद बाकी ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति वो साधन है जिसके कारण से आप साध्य की प्राप्ति करते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपको नेट क्लियर करना है, ये आपका साध्य हो गया, मतलब ये क्या है? अल्टीमेट आपका गोल है जिस तक आपको पहुंचना है। तो उसके लिए आप कई सारे साधन का उपयोग करेंगे। आप बुक्स पढ़ेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, आप कहीं कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी नोट्स को खरीद सकते हैं, किसी से ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, किसी से ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के आपके क्या हो जाएंगे? साधन। साधन आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो साध्य है वो अंतर नहीं आएगा। वो क्या है? फोकस्ड है ना। तो प्रकृति वो क्या है? साधन प्रोवाइड करती है जिससे साध्य की प्राप्ति की जाती है। बात समझ में आ रही है ना। तो सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से द्वैतवादी दर्शन है, तो यहाँ दो तत्वों की प्रधानता है। एक जो है पुरुष जो कि सर्वशक्तिमान है, उसकी प्रेरणा से ही सारे कार्य संसार में होते हैं। दूसरा जो है वो है प्रकृति, ये हो गया कारण, ये हो गया कार्य, और इससे के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, कराए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुरुष का अर्थ हम साधारण रूप से जो पुरुष का अर्थ समझते हैं वो आपको नहीं समझना है। पुरुष का अर्थ समझना है आपको सर्वशक्तिमान, एक शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांडों को संचालित करती है, वो है पुरुष। और जो प्रकृति है जो कि संचालन में मदद करती है, कार्यों को आगे बढ़ाती है, वो है प्रकृति, ठीक है। इसके बिना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। पुरुष की शक्ति से संचालित होती है प्रकृति। ये सांख्य दर्शन का मुख्य रूप से कहना चाहिए क्या? एक मुख्य वाक्य है या मुख्य कार्य विधि है जिसकी वजह से सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब प्रकृति है, अब यहाँ पे हम तत्वों की संख्या गिनेंगे। टोटल कितने तत्व बताए गए हैं? 25, है ना। अब पहला तो हो गया पुरुष, तो एक तत्व गिन लिया उसको। दूसरा हो गया प्रकृति, ये है दूसरा तत्व, ठीक है। प्रकृति
अब अपना कार्य करेगी, जितने भी उसके पूरे संसार के कार्य हैं उसको करेगी, तो करने के लिए क्या चाहिए होता है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसको कहा जाता है महत। क्या कहा जाता है, महत। तो ये कौन सा तत्व हो गया, तीसरा। काउंट करते जाइएगा। फिर आ जाता है महत के बाद आता है अहंकार। ठीक है, अहंकार भी एक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी वो नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन महत का अर्थ होता है बुद्धि से, और बुद्धि के बाद आता है अहंकार, और अहंकार के बाद आती है तन मात्राएं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से आपको ये सब जो बातें हैं उनको समझना है। ठीक है, तो यहाँ तक एक एक तत्व ही चल रहा है, पुरुष एक, प्रकृति एक, महत एक। महत का अर्थ बुद्धि होता है, इसलिए 2 तत्व मत काउंट कीजिएगा। महत एक, फिर आता है अहंकार। अहंकार के बाद आती है तन मात्राएं। तन मात्राएं टोटल 5 होती है, शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श। ये होती है 5 तन मात्राएं। ठीक है, टोटल संख्या इनकी कितनी है, 5। तो इनको हम क्या काउंट करेंगे, 5 से। फिर आती हैं तन मात्राओं के बाद आती हैं इंद्रियां। इंद्रियां कितनी टोटल इंद्रियां होती हैं आपकी, 5 तो होती हैं आपकी ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, 5 होती हैं आपकी कर्म इंद्रियां। ठीक है, और एक होती है उभय इंद्रिय, जो दोनों में कॉमन होती है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों में कॉमन होती है, जिसको कहा जाता है मन। तो यहाँ पे ये टोटल कितनी हो जाती है, 11। ठीक है, और उसके बाद में आ जाते हैं पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। यानी क्षिति का मतलब वो जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जल मतलब आपका पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, और समीर मतलब हवा। तो ये सारी प्रकृति के जो ये सारे तत्व हैं, ये मिलकर ही पूरे संसार को चलाते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष जो होता है वो सर्वशक्तिमान होता है। वो प्रकृति को आदेश देता है, अपनी शक्ति प्रदान करता है, ताकि प्रकृति इस पूरे संसार को चला सके। उसके लिए जो साधन का कार्य करते हैं वो करते हैं महत, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, पंचमहाभूत, और इनकी संख्या टोटल मिला के कितनी होती है, 25। अब देखिए, पुरुष एक, प्रकृति एक, महत एक, अहंकार एक, ये तो सारे एक एक है, तो टोटल कितने हो गए, 4। फिर आ जाती है 5 हो जाती हैं आपकी तन्मात्राएं, तो इसको हमने किया 5, 11 हो गई आपकी इंद्रियां, और फिर 5 हो जाते हैं महाभूत, पंचमहाभूत। तो 4 + 5 + 5 + 11, टोटल होता है 14 + 11 यानी कि 25। तो टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है सांख्य दर्शन में, 25। क्लियर, 25 तत्वों की संख्या हो जाती है। और इससे जुड़े हुए प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी हम आगे करेंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमने आपसे एक और बात कही थी कि जो सांख्य दर्शन है और जो योग दर्शन है वो जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सांख्य दर्शन और योग दर्शन में केवल अंतर इतना ही है कि इसमें एक तत्व आप और जोड़ दीजिए, ईश्वर। एक तत्व और जोड़ दीजिए, ईश्वर। मतलब उनका कहना ये है, योग दर्शन वालों का, कि यहाँ पर एक तत्व और जुड़ जाता है जो कि सर्वशक्तिमान हो जाता है, जो पुरुष को भी संचालित करता है। तो वो एक और तत्व जुड़ जाएगा, तो 25 + 1 होकर हो जाता है 26। तो टोटल हो जाते हैं आपके 26 तत्व, और ये बात होती है योग दर्शन की। ठीक है, तो आपने सांख्य दर्शन समझ लिया, योग दर्शन समझ लिया। सांख्य और योग में क्या ही अंतर है, बस एक ही अंतर आता है, इसमें ईश्वर तत्व की को हम ऐड कर देते हैं और टोटल तत्वों की संख्या हो जाती है 26। लेकिन हमारे सिलेबस में हमें भारतीय दार्शनिक परंपरा में वेदांत दर्शन पढ़ना है और सांख्य दर्शन पढ़ना है। ठीक है ना, और बाकी सारे दर्शन आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इसके बारे में हमने इतनी बारें चर्चा कर ली, इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। कपिल मुनि जो थे वो इसके प्रवर्तक आचार्य थे, और योग दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य थे वो पतंजलि थे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सांख्य दर्शन की आज की तारीख में, मतलब अगर हम शिक्षा में उसका महत्व देखें तो शिक्षा में उसका क्या महत्व है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं हम सांख्य दर्शन और शिक्षा के बारे में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एजुकेशन है। हमें कंप्लीटली दर्शन तो नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि सांख्य दर्शन में शिक्षा पर किस तरह से महत्व दिया गया है, शिक्षा पर उसकी क्या छाप है, किस तरीके से शिक्षा को वो
प्रभावित करता है या शिक्षा उसे प्रभावित करती है ना, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन की पूरी प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो किसका होता है? पाठ्यक्रम का। आप अगर पढ़ते हैं तो त्रिमुखी प्रक्रिया हो जाती है, एक हो जाता है शिक्षक, दूसरा हो जाता है आपका टीचर, एक शिक्षक, एक पाठ्यक्रम और एक विद्यार्थी, है ना। तो पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। पाठ्यक्रम को कैसे विभाजित किया कि 3 तरह से पाठ्यक्रम को डिवाइड किया जाएगा। शैशवावस्था, शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी पीरियड, जिसमें बच्चा छोटा होता है। इन्फेंसी का मतलब ये होता है जिसमें बच्चा शैशव काल में होता है, जब उसका एडमिशन होता है, छोटा सा स्टार्ट करता है पढ़ना, ठीक है। दूसरा जो काल माना गया है वो बाल्यावस्था, जिसमें बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है, पढ़ना समझना सीखना जानने लगता है, सब्जेक्ट के बारे में समझने लगता है। और तीसरा जो है वो डिवाइड किया गया किशोर अवस्था, मतलब एडोलसेंस एज के बारे में, ठीक है। तो जब हम शैशवावस्था के पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि शैशवावस्था मतलब जो इन्फेंसी काल होता है ना, उसमें किस तरीके से होना चाहिए, तो बच्चे का उसमें क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, बच्चे की स्थिति अभी बढ़ रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, सबसे जो तेजी से वृद्धि होती है वो इसी पीरियड में होती है ना। तो बच्चे का जो मानसिक विकास है और जो उसका शारीरिक विकास है वो बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे तरह से वो विकसित हो पाए, इसका ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। जैसे खेल कूद में उसे सिखाना, बड़े बड़े जो खिलौनों के माध्यम से उसे सिखाना, कुछ ऐसी चीजें उन्हें दिखाना, पिक्चर्स दिखाना, ताकि उसका बौद्धिक शारीरिक ये विकास हो पाए, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य पर बल दिया जाता है इस समय पे कि बच्चे की जो शरीर का जो विकास है, सारे ही अंगों का क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है होता है इस वक्त, तो अच्छे से डेवलपमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में बच्चा बड़ा हो गया, मतलब चाइल्डहुड हो गया, अर्ली चाइल्डहुड जिसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बाल्यावस्था की बात की जा रही है, तो बाल्यावस्था में लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड दोनों ही आ जाएंगे। तो इसमें बच्चा जो सब्जेक्ट्स होता है वो समझने लगता है। तो भाषा, गणित, भूगोल, भूगोल का मतलब ज्योग्राफी, इतिहास मतलब हिस्ट्री, समाजशास्त्र मतलब सोशल साइंस, विज्ञान आदि विषयों को समझने लगता है, पढ़ने लगता है। तो इन सारे विषयों को मिलाकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है किशोर अवस्था, मतलब बच्चा एडोलेसेंस में है। अब यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे से परिपक्व हो गया है, उसकी जो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो गया है, और कॉन्क्रीट के साथ साथ में जो उसका अमूर्त है, मतलब अमूर्त चिंतन भी उसके अंदर आने लगा है। मतलब जरूरी नहीं है कोई शेप है उसके सामने तभी वो उसके बारे में सोच सके, वो बहुत ही ज्यादा किसी आकार रूप को भी समझने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो इस आयु में बच्चे में परिपक्वता आ जाती है, जिसलिए वो विवेचनात्मक और तर्कपूर्ण विषयों के बारे में समझ सकता है, लॉजिकल रीजनिंग उसकी डेवलप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उद्देश्य के बारे में। तो एक प्राथमिक उद्देश्य है, अगर हम भारतीय दार्शनिक परंपरा की बात करें तो प्राइमरी जो एम होते हैं उसके अंतर्गत ये हो जाता है कि आपको जो आपका जीवन का मुख्य रूप से उद्देश्य है, जिसको कहा जाता है आत्मानुभूति, मतलब आप अपने आप को समझें कि आप हैं क्या, आपका क्या उद्देश्य है, क्यों आपका जन्म हुआ है, इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन सी शक्ति है, इसको समझना, इसको जानना, इन सारी बातों को अच्छे से समझ पाना, ये प्राथमिक उद्देश्य में आता है। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की राह में आप आगे चलें और आपकी जो जिज्ञासाएं हों वो फुलफिल की जाएं, तो ये आपका प्राथमिक उद्देश्य होगा, प्राइमरी एम इसको कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी एम या फिर अन्य उद्देश्य कहा जाए तो क्या क्या आ जाता है, शिक्षा के जो अन्य उद्देश्य होते हैं उनमें बात की जाती है कि भाई शारीरिक विकास हो बच्चे का, बहुत अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट हो, उसका बौद्धिक विकास हो मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट हो, और ज्ञान इंद्रियों का विकास, उसकी जो सेंसेस हैं जितने भी हैं, मन है, आपके इंद्रियां हैं जिसको हम कहा जाता है 5 कर्म इंद्रियों, 5 उसकी ज्ञान इंद्रिय होती, इन सारी इंद्रियों का अच्छे से विकास हो, इसको ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है शिक्षक। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो शिक्षक होना चाहिए भाई ऐसा जिसको विषय का अच्छे से ज्ञान हो, उसके जो कॉन्सेप्ट हो वो पूरे तरह से क्लियर हो, शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर उसके अंदर जिज्ञासाएं हो कि इन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है, शिक्षण की विधियां जो है उसका नॉलेज उसको हो, ठीक है। उसका जो उसकी पर्सनालिटी हो पूरी तरह से बैलेंस हो, उसके अंदर एंजाइटी वाले जो होते हैं इश्यूज वो ना हो, इस तरीके से शिक्षक का बात
कहा गया है कि शिक्षक किस तरह से होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। जब वो खुद स्वस्थ होगा तभी तो वो बच्चों को शिक्षा देगा, है ना। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण विधियों के बारे में बात की जाए तो शिक्षण विधि, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो शिक्षण विधि है कौन कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि है, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो सांख्य दर्शन में बात की जाती है, चर्चा यानी डिस्कशन मेथड है, फिर व्याख्यान लेक्चरशिप मेथड, अध्ययन यानी कि आपको सिखाया जाए, स्व अध्याय जिसको कहा जाता है वो विधि होती है, प्रत्यक्ष मतलब सामने से आपको मैन टू मैन बात हो जाती है ना, सामने से सिखाया जा रहा है, प्रत्यक्षीकरण किया जाता है मतलब विजुलाइज कराकर आपको सिखाया जाए। निरीक्षण परीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड होती है, अनुभव विधि मतलब आपको स्व एक्सपीरियंसेस करवाया जाए, मतलब आपके सेल्फ एक्सपीरियंसेस हों, उसको सीखने के बाद आप उससे सीखें। ज्ञात से अज्ञात नोन टू अननोन वाली मेथड होती है वो भी है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ज्ञात से अज्ञात विधि कहाँ से निकल कर आती है, तो आपको याद होना चाहिए ये सांख्य दर्शन से निकल कर आती है, ठीक है ना। तो ये था सांख्य दर्शन और शिक्षा के बारे में। तो मैंने आज की इस पूरी क्लास में हमने डिस्कशन करने की कोशिश की है कि सांख्य दर्शन क्या है, शिक्षा में उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा किस तरह से उससे प्रभावित होती है। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है जो मैं इस पूरी क्लास में कोट नहीं कर पाई हूँ, आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूँगी, ठीक है। और इसके बाद में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी एक भी छोटा सा छोटा टॉपिक भी हमारा रह ना जाए, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है। तो इस क्लास को ये फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। आपको हमारे साथ जुड़ना है, अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि अब समय कम है। सितंबर भी 11 तारीख में हम आ गए हैं और अब बहुत जल्दी सितंबर खत्म हो जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर के लास्ट तक में आपके फॉर्म आ जाएंगे, नहीं मिड में ही आपके फॉर्म आ जाएंगे और दिसंबर में तो आपके एग्जाम होने ही है, ठीक है। तो लग के अब 2 महीने हैं, 2 महीनों में आपको अच्छी से तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस क्लास को यही फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।